एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के एपिसोड में मेनली आपको सबके इमोशंस के बारे में पता चलेगा जो आगे की स्टोरी का बेस है और आपको जानना ज़रूरी भी है, तो प्लीज़ एंजॉय इट। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो को चेंग शियाओ का सच पता चल जाता है कि वो पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रही थी और यीबो झान को चेंग शियाओ की वजह से हर्ट करने के लिए गिल्टी फील करता है जब उसे पता चलता है कि झान प्रेग्नेंट है। जिसके बाद झान का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके लिए डैरिन यीबो पर हाथ उठाता है और उसे ही झान के एक्सीडेंट का रीज़न बताता है। वहीं झान नदी में बहकर जंगल में पहुंचता है जहां कैंपिंग करने आए सेहुन और उसकी कज़न सिस्टर दिलरबा झान को नदी से निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वो झान के बेबी को बचा नहीं पाए और पेशेंट के दिमाग पर गहरी चोट भी आई है। वहीं दिलरबा नोटिस करती है कि सेहुन कोमा में पड़े झान के लिए ऑब्सेस्ड होता जा रहा था और उसने झान की फेक आइडेंटिटी भी बना ली थी। दूसरी तरफ झान के घर में जी बस अपनी सूनी आंखों से दरवाजे को घूरती रहती थी और झान का नाम ले लेकर रोती रहती थी। और ये पूरा हफ्ता आचेंग जी का ख्याल रख रहा था और कहीं ना कहीं वो मन में ये मान बैठा था कि अब उनका झान कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक झान की कोई भी खबर नहीं मिली थी। उसी आफ्टरनून को यीबो जी की हालत को चेक करने उसके घर आता है और जी के रूम में जाकर देखता है कि वो अपने बेड के कॉर्नर पर बैठी ब्लैंकली खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। तभी यीबो जी शीजे कहकर जी को आवाज़ लगाता है और यीबो को अपने सामने देखते ही जी अपना कंट्रोल खोकर गुस्से में यीबो पर चिल्लाने लगती है कि यीबो एक बास्टर्ड है और वो कहीं से भी उसका भाई उसे ला कर दे। और यीबो ने ही उसके भाई को मार डाला है। जी बेड साइड टेबल पर पड़े लैंप को उठाकर यीबो पर मारने ही वाली होती है कि आचेंग आकर जी को संभालते हुए यीबो को वहां से रिक्वेस्टिंग टोन में चले जाने को कहता है, पर जी लगातार यीबो को कर्स करती रहती है। लेकिन जी की रिएक्शन से यीबो दरवाजे पर ही खड़ा फ्रोज हो जाता है। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों और वो जी को उदास नजरों से चिल्लाते हुए देखता रहता है। तभी जी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है तो आचेंग जी को बेड पर लिटाकर यीबो के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि अब मिस्टर वोंग यहाँ कभी ना आए, क्योंकि यीबो को देखते ही जी की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। जिसे सुनकर यीबो सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप भारी कदमों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंगापुर के हॉस्पिटल में जान 3 हफ्तों के बाद अपनी ब्यूटीफुल आईज खोलता है, जिसे देखकर सेहुन जो वहीं झान के पास था फौरन इमरजेंसी बेल बजाकर डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर आकर झान को कुछ एक्टिविटीज करने का कहकर उसे चेक करते हैं और आकर सेहुन को बताते हैं कि पेशेंट को एमनीजिया है और अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा जो उसके अपने लोगों से और उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा है वो भूल गया है, पर उसकी इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं हुआ है और लगता है वो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट है। इसलिए वो सिर्फ उन लोगों को नहीं पहचान पाएगा जिन्हें वो ऑलरेडी जानता है। उसकी मेमोरी शायद एक दिन में वापस आ जाए या फिर कभी नहीं, इसलिए उसे उन जगहों और लोगों से मिलवाना होगा जिन्हें वो जानता है, तब शायद उसकी लॉस्ट मेमोरी ट्रिगर्ड हो और उसे जल्दी सब याद आ जाए। डॉक्टर अपनी कंप्लीट और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देकर वहां से चले जाते हैं, पर सेहुन सोचता है कि वो उस अनजान इंसान की मदद कैसे कर पाएगा जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। तभी सेहुन वापस उस ब्यूटीफुल मैन के पास आता है जो अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था, जो सेहुन को देखकर स्वीटली पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर सेहुन स्माइल के साथ कहता है, सीन, तुम्हारा नाम सीन है और मैं सेहुन। ओह सेहुन। सेहुन झान को एक नया नाम देता है और सीन नाम अब उसकी पहचान था। वहीं दूसरी तरफ यीबो बेजान सा अपने कमरे के ठंडे फ्लोर पर बैठा था और उसने खुद को मानो एक तरह से कमरे में बंद कर लिया था। ना ही वो खाता था और ना ही कुछ पीता था जब तक कोई उसे फोर्स ना करे। थैंकफुली आंट वेन वहाँ यीबो के पास थी, जो झान की कुकिंग स्टाइल को जानती थी, क्योंकि यीबो फोर्स करने पर सिर्फ वही खाता था जो झान उसके लिए कुक किया करता था।
कमरे में यीबो जान की फोटो को अपने हाथों में लिए किस करता है, मानो वो जान को ही किस कर रहा हो। फिर अपने फ़ोन में जान की फोटोज़ को पूरे दिन देखता रहता है, जो अब उसके पास नहीं था। जान के यीबो की लाइफ से जाते ही मानो यीबो की लाइफ का उजाला खत्म हो गया हो, क्योंकि अब यीबो की लाइफ अंधेरे से भर गई थी और यीबो बस हर पल जान की पिक्स को देखकर उसे पुकारता रहता था। एक दिन जान की पिक्स को देखते देखते यीबो उस वीडियो को प्ले करता है जो उसने जान की कैप्चर की थी। तो देखो, ये है मेरा बनी और इसका नाम श्याओजा है ना ये कितना क्यूट। ओह यीबो, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा बनी शर्मा गया। चलो डियर, मेरे पास आओ। और ये वीडियो जिसमें जान खुश दिख रहा था, यीबो कई बार प्ले करता है और वीडियो में जान को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी एक फीकी सी स्माइल आ जाती है। उसी आफ्टरनून हाई क्वान यीबो की कंडीशन चेक करने आता है। यीबो की गैर मौजूदगी में कंपनी को हाई क्वान ही यीबो की सेक्रेटरी श्वान लू की हेल्प से अब तक संभाल रहा था। हाई क्वान यीबो के घर आकर अंकल चिंग से यीबो का हाल पूछता है तो वो अपना सिर ना में हिला देते हैं और कहते हैं कि यीबो की कंडीशन पहले की तरह ही खराब है। फिर हाई क्वान डेरन कहाँ है पूछता है तो अंकल चिंग बताते हैं कि लास्ट नाइट डेरन कई दिनों बाद घर आया है और तब से अपने कमरे में ही है। ये सुनकर हाई क्वान एक गहरी सांस भरता है। दरअसल एक्सीडेंट वाले दिन के बाद से दोनों भाइयों का रिश्ता खराब हो चुका था और डेरन कई बार इमोशनल होकर यीबो से लड़ाई करके कई दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता था। हाई क्वान को भी बाद में पता चला कि डेरन के दिल में जान के लिए फीलिंग्स थी। तभी डेरन अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके एक लगेज के साथ मेंशन से बाहर जाने लगता है, जिसे रोकते हुए हाई क्वान पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो डेरन कहता है कि वो कनाडा वापस जा रहा है, जिसे सुनकर हाई क्वान कहता है कि डेरन ऐसे कैसे जा सकता है, क्या जाने से पहले उसने यीबो से ठीक से बात की? हाई क्वान की बात सुनते ही डेरन रफली कहता है, ठीक से बात करूं और वो भी गग्गा से? क्वानगे, आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने एक्सीडेंट से पहले जान से ठीक से बात की थी। यीबो का नाम आते ही डेरन गुस्से में उबलने लगता है और उसे ये रियलाइज नहीं होता कि वो हाई क्वान पर अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है। डेरन की हालत देखकर हाई क्वान उसे शांत करते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ। तभी डेरन क्वान की बात को बीच में ही काटते हुए आगे कहता है, मैं तो क्या क्वानगे, आप क्या कहना चाहते हो? मैं बस अब यहाँ नहीं रह सकता। और क्या आपको पता है क्वानगे कि अगर काश मैंने अपने प्यार पर हार ना मानी होती, काश मैंने अपने उस बास्टर्ड भाई के आगे हार ना मानी होती, तो जान आज हमारे साथ होता। जो कुछ भी जान के साथ हुआ उसका कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जान को मैंने ही अपने भाई को सौंपा। मैंने खुद उसे उसके मौत के हवाले किया। क्वानगे, मैंने भी जान को मार डाला। डेरन का आउटबर्स्ट देखकर हाई क्वान हैरान था, क्योंकि डेरन हमेशा मजाक करने वाला और खुश रहने वाला इंसान था और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता था। तो हाई क्वान को यकीन नहीं हो पा रहा था कि डेरन उसके सामने इतने रूड तरीके से बात कर रहा है। तभी डेरन आगे कहता है, क्यों 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 मैंने ऐसा किया, जबकि मैं जानता था कि मैं जान को बेटर ट्रीट कर सकता था, मैं उसे प्यार दे सकता था, पर मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसकी वजह से जान को इतना सब कुछ सहना पड़ा। क्या आप जानते हो वो उस वक्त 1 मंथ प्रेग्नेंट था? ये कहते ही डेरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सुनकर और डेरन को देखकर हाई क्वान स्पीचलेस रह जाता है। तभी डेरन आगे कहता है, मुझे मत रोको क्वानगे, मैं यहाँ रहा तो जान के बारे में सोच सोच कर मर जाऊंगा। ये जगह, हर चीज़ मुझे जान की याद दिलाती है, हर जगह वो मुझे दिखता है। फिर डेरन अपने आंसू पोंछकर क्वान को सॉरी कहकर घर से चला जाता है। उसके बाद हाई क्वान के पास खड़े अंकल चिंग दुखी मन से वहां से किचन में चले जाते हैं, जहां आंट वेन ऑलरेडी ये सब सुनकर रो रही थी, क्योंकि उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ बड़ा होते देखा था, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर आज उन दोनों के बीच सब कुछ बदल चुका था। वहीं हाई क्वान यीबो के रूम में एंटर करता है, जो जमीन पर बैठा जान की वीडियो प्ले किए जा रहा था। हाई क्वान साफ देख पा रहा था कि यीबो खुद को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा था।
जान को गए 1 महीना हो चुका था और सब मान चुके थे कि नदी में बहकर जान डूब गया और इसीलिए उसकी बॉडी नहीं मिली। तभी हाई क्वान ये सब सोचते हुए यीबो को 2-3 बार उसके नाम से बुलाता है, पर यीबो को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी हाई क्वान कहता है कि डेरन वापस कनाडा चला गया है। ये सुनते ही यीबो की उंगली फोन स्क्रीन पर रुक जाती है और वो इमोशनलेस टोन में कहता है, तो क्या? तभी हाई क्वान यीबो को उसके कॉलर से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, यीबो वो जा चुका है, अब तुम्हें भी उसे जाने देना होगा, उसे भी तुम्हें इस हाल में देखकर दुख हो रहा होगा। हाई क्वान की बात सुनते ही यीबो की ब्लैंक आईज में गुस्सा आ जाता है और वो हाई क्वान को घूर कर देखते हुए कहता है कि उसका जान नहीं मरा है, वो बस मिसिंग है। यीबो की बात पर हाई क्वान यीबो को डांट कर उसे सच्चाई एक्सेप्ट करने को कहता है, क्योंकि यीबो इस तरह सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ नहीं जी सकता था। तभी यीबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हाई क्वान को खुद से दूर करके कहता है कि अगर उसका जान सच में इस दुनिया से जा चुका है तो हाई क्वान उसकी बॉडी यीबो को ला कर दे, और अगर जान की बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। ये कहकर यीबो फिर से अपने फोन पर जान की फोटो को छूने लगता है। वहीं यीबो की हालत को देखकर हाई क्वान भी इमोशनल हो जाता है, पर वो अपने इमोशंस को संभालते हुए कहता है कि यीबो अपनी कंपनी के हजारों एम्प्लॉयज के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता, जिनकी फैमिलीज का घर यीबो की कंपनी से चलता है। और हाई क्वान उम्मीद करता है कि यीबो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलेगा। ये कहकर हाई क्वान वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि यीबो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा। वो इतनी आसानी से अपनी फैमिली का शुरू किया बिजनेस खराब नहीं होने देगा। हाई क्वान लिविंग रूम में आकर एक गहरी सांस भरते हुए एक आखिरी बार यीबो की रूम की तरफ देखकर सोचता है कि जान जाते जाते अपने साथ सबकी मुस्कुराहट और खुशियां भी ले गया, काश ऐसा ना हुआ होता। दूसरी तरफ यीबो हाई क्वान की बातों को याद करके खुद पर ही हंस रहा था कि वो क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, जहां वो उस इंसान को नहीं संभाल पाया जिसे वो इतना प्यार करता है, और ना ही वो अपने अनबॉर्न बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ फादर निभा पाया। वहीं जी जान के जाने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी और बस जान की फोटो एल्बम देखकर रोती रहती थी। आचेंग हर पल जी का ख्याल रखता था और अपने प्यार को इस हाल में देखकर उसे दुख होता था। जी हमेशा ही रोते रोते कभी कभी अजीब सी बातें करने लगती थी कि वो जान के लिए कुछ खाने के लिए बनाएगी, वो आता ही होगा। फिर सच्चाई महसूस करते ही जान को पुकारते हुए रोने लगती थी। हर इंसान की आंखों में जान को लेकर अलग अलग एहसास की वजह से आंसू थे, जिन्हें कोई उनकी आंखों से बहने से रोक नहीं पाता था। अब जान को गए 3 महीने हो चुके थे और यीबो अब धीरे धीरे ऑफिस जाना शुरू कर चुका था, पर अब वो पहले वाला यीबो नहीं रह गया था। अगर वो पहले कोल्ड सीईओ मिस्टर वोंग था, तो अब वो पहले से 10 गुना ज्यादा कोल्ड हो गया था और जान के वापस आने का इंतजार कर रहा था। तभी यीबो के केबिन का डोर नॉक होता है और यीबो के परमिशन से एक सीनियर प्राइवेट डिटेक्टिव शेन सोहाई केबिन में एंटर करता है, जिसे यीबो जान की सारी इंफॉर्मेशन देकर उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और वो डिटेक्टिव भी पूरे चाइना में जान को ढूंढ निकालने का वादा करता है, बिना ये जाने कि जान तो चाइना में था ही नहीं। डिटेक्टिव के जाते ही यीबो श्वान लू को बुलाकर फाइनेंस टीम के साथ मीटिंग रखने को कहता है, ताकि यीबो कंपनी का फाइनेंशियल्स खुद चेक कर सके। तभी यीबो श्वान लू से जिनशा को उसके रूम में भेजने को कहता है, जिस पर श्वान लू यीबो को बताती है कि जिनशा 3 हफ्ते पहले ही कंपनी से रिजाइन कर चुका है, जिसका लेटर हाई क्वान ने एक्सेप्ट किया था। ये कहकर श्वान लू वहां से चली जाती है और यीबो केबिन का डोर बंद होते ही गुस्से में अपनी टेबल पर रखी सारी फाइल्स को नीचे फेंक देता है, क्योंकि जान के जाने के बाद से यीबो का गुस्सा बहुत खराब हो गया था और वो हर बात पर इरिटेट हो जाया करता था। वहीं कोरिया के सियोल में एक आलीशान मेंशन के अंदर एक ब्यूटीफुल मैन जिसका नाम सीन था, एक दूसरे हैंडसम मैन के सामने बैठा कोरियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स याद कर रहा था और वो हैंडसम मैन सेहुन बस सीन के चेहरे को देखे जा रहा था।
तभी कुछ शब्दों को अच्छे से याद करके सीन खुश होते हुए कहता है, देखो ह्यूंग, मैंने ये सब याद कर लिया। ह्यूंग कोरियन लैंग्वेज में बड़े भाई को कहते हैं और सीन सेहुन को सेहुन ह्यूंग कहकर ही बुलाया करता था, जिसने सीन की जान बचाई थी। वहीं सीन की बात पर सेहुन कहता है कि ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। सेहुन जानता था कि सीन चाइनीज़ है क्योंकि वो ज़्यादातर चाइनीज़ लैंग्वेज में ही बात किया करता था और लकीली सेहुन को भी चाइनीज़ लैंग्वेज आती थी, इसलिए कोरिया में होने के बाद भी सीन को बात करने में परेशानी नहीं हुआ करती थी। और सीन के पूछने पर सेहुन ने उसे बताया था कि वो एक चाइनीज़ है, पर अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो सिंगापुर में रहता था, जहाँ सेहुन उससे मिला था। और उस एक्सीडेंट में मेमोरी खो जाने की वजह से अब सीन उनके साथ है, जिस स्टोरी पर सीन ने फौरन यकीन कर लिया था क्योंकि जब उसे होश आया था वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में था और सेहुन ने बताया था कि वो दोनों दोस्त हैं। सीन के लिए सेहुन उसका सेवियर है, तो वो सेहुन की हर बात पर यकीन करता था। पर फिर भी सीन कई बार सोचता था कि उसकी दोस्ती सेहुन के साथ कितनी क्लोज है, जो सेहुन उसे इतने अच्छे से ट्रीट करता है और यहाँ तक कि वो उसके साथ उसके घर में रहता है। और ये बात सीन को बहुत अजीब लगती थी। इसके अलावा सीन के मन में कई और बहुत सारे सवाल थे जो बस उसके मन में ही कहीं छुपे हुए थे। तभी एक ब्यूटीफुल लड़की उनकी तरफ आते हुए कहती है, सेहुन, उसे ऐसे मत कहो, वो कोशिश कर रहा है ना। ये कहते हुए वो लड़की सेहुन के पास बैठ जाती है और उस लड़की को देखकर सीन खुश होकर कहता है, हाय सिसी। सिसी बड़ी बहन को कहते हैं। दिलरबा जो सेहुन के साथ हर पल जान के पास हॉस्पिटल में थी, सीन को बहुत पसंद करती है और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। पर सीन आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि जब भी वो दिलरबा से अपने पास्ट के बारे में पूछता था तो वो टाल दिया करती थी या फिर कहती थी कि सीन ये सब सेहुन से पूछे, क्योंकि वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं और सेहुन सब जानता है। तभी सीन अपनी कोरियन लैंग्वेज बुक को बंद करते हुए कहता है कि वो और नहीं पढ़ सकता, जहां सीन अच्छे से जानता था कि कोरियन लैंग्वेज को सीखना उसके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब सेहुन और दिलरबा घर नहीं होते थे तो बाकी सबसे सीन को इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी, जो उसके लिए परेशानी वाली बात थी। तभी दिलरबा भी सीन की बात को सपोर्ट करते हुए सेहुन से कहती है कि उसे सीन पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसे अभी भी आराम की ज़रूरत है। दरअसल पहले दिलरबा जान को कोरिया लाने के अगेंस्ट थी, पर अब सीन को सबसे ज़्यादा वही स्पॉइल करती है और सेहुन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वहीं सीन भी दिलरबा को बहुत पसंद करता है और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है, बिना ये याद रखे कि चाइना में उसकी अपनी बड़ी बहन उसके लिए रोज़ रोती है और उसके लौट आने की प्रेयर दिन रात करती है। सेहुन इस वक्त सीन के रूम में बैठा सीन के इनोसेंट फेस को देखे जा रहा था, जो इस वक्त सो रहा था। और उसे सोता देखकर सेहुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुश था कि सीन उसके पास है। फिर सेहुन सीन के सॉफ्ट हेयर को सहलाकर उसके फोरहेड पर किस करके अपने स्टडी में चला जाता है, जहां जाकर वो अपने ड्रॉर से एक गोल्ड चमकता हुआ कुछ निकालकर उसे देखने लगता है। यहाँ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। सेहुन सिंगापुर के हॉस्पिटल में सीन के होश में आने का इंतजार कर रहा था और वो बस कोमा में सोए सीन के चेहरे को देखता ही रहता था, मानो उसे देखते रहना सेहुन को बहुत खुशी पहुंचाता था। तभी सेहुन की नज़र सीन के लेफ्ट हैंड की फिंगर पर पड़ी, जहां उसने एक रिंग पहनी हुई थी। सेहुन वो रिंग सीन की फिंगर से निकाल कर देखता है तो वो नॉर्मल रिंग नहीं थी। उस रिंग पर एक यूनिक तरीके से दो नेम्स के इनिशियल्स गड़े हुए थे, WYB एंड XZ, जो रिंग के अंदर की तरफ थे। जो रिंग देखने में ही क्लियरली दो लवर्स के बीच का रिलेशनशिप बाउंड शो कर रहा था, जिसे देखकर सेहुन को उस रिंग से नफरत हो रही थी, क्योंकि ये ब्यूटीफुल मैन सेहुन को मिला था। सेहुन ने उसे मौत के मुंह से बचाया था, तो ये ब्यूटीफुल मैन अब बस सेहुन का था और अब कोई भी उसे सेहुन से दूर नहीं कर सकता था। तभी रूम में दिलरबा को आता देख सेहुन वो रिंग फौरन अपने पॉकेट में रख लेता है और दिलरबा को सीन के साथ रहने का कहकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चला जाता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। अपने स्टडी में बैठा सेहुन
उस रिंग को देखते हुए कहता है, आई होप तुम्हें कभी भी अपना पास्ट याद ना आए सीन। फिर एक हल्की सी मूवमेंट से वो रिंग सेहुन के हाथ से फिसलकर वहीं रखे डस्टबिन में गिर जाती है। वहीं चाइना के श्याओ हाउस में आचेंग जी को और अपनी लाइफ खराब करते देख नहीं पा रहा था और उसे न्यू कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम करते 2 हफ्ते हो चुके थे। तो वो जी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे नम आंखों से जी एक्सेप्ट करती है। जी की हालत को देखकर आचेंग भी यीबो को इस डिजास्टर के लिए दोषी मानने लगा था, इसलिए उसकी कंपनी से रिजाइन किया था। प्लस उसे दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर भी मिल गया था। जी को प्रपोज करते ही जी आचेंग को गले लगाकर रोने लगती है और आचेंग अपने मन में जान से वादा करता है कि वो उसकी शिजे का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे खुश भी। वही चेंग शियाओ को उसके किए का फल कर्मा दे चुका था, जो अब मेंटल हॉस्पिटल में थी, क्योंकि अपनी मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो आए दिन सुसाइड अटेम्प्ट करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट मेंटल हॉस्पिटल में हो रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी चेंग शियाओ के साथ सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी कि उसकी फ्रेंड लिंग जियाओ एक लॉयल फ्रेंड की तरह चेंग शियाओ के साथ थी और उसका ख्याल रख रही थी। जहां चेंग शियाओ की मेंटल हेल्थ एक बच्चे की तरह हो गई थी। अब 1 साल बीत चुका था सीन को अपनी न्यू लाइफ सियोल में बिताते हुए और उसकी कोरियन लैंग्वेज भी अब पहले से बेहतर हो गई थी। सियोल की लाइफ सीन के लिए बहुत प्लेजेंट थी। हर रोज सेहुन और दिलरुबा के साथ हंसना उसकी लाइफ को डेकोरेट करता था और वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल था। सेहुन जैसा दोस्त जिसने एक्सीडेंट से लेकर अब तक उसे सपोर्ट किया था और उसकी मेमोरी का खो जाना उसके लिए एक ब्लेसिंग्स जैसा था, जो इस समय सेहुन सीन की तरफ से सोच रहा था। तभी दिलरुबा की आवाज़ उसे उसके ख्यालों से बाहर लाती है, जो सीन को उसके टारगेट पर निशाना मारने के लिए एनकरेज कर रही थी और आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे। तभी सीन ठीक टारगेट के बीच में एरो मारता है, जिसे देख दिलरुबा खुशी से उछलने लगती है और सीन के शोल्डर को थपथपाते हुए शाबाशी देती है, जिस पर सीन कहता है कि सिसी इतना शोर कर रही थी कि वो अपने टारगेट पर ठीक से कंसंट्रेट तक कर नहीं पाया। दरअसल आर्चरी सीन की न्यू हॉबी बन गई थी और ये दिलरुबा की वजह से ही था, जो सीन को पैम्पर करती थी और उसे अपने साथ आर्चरी प्रैक्टिस के लिए ले जाया करती थी जब भी वो अपने काम से फ्री होता था। हाँ, अब सीन सेहुन की कंपनी में काम करता है और उसे सेहुन की कंपनी में काम करते हुए 5 महीने हो चुके हैं और इसे किस्मत कहो या कोइंसिडेंस, वो सेहुन का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था और सीन वही सारे काम करता था जो वोंग ग्रुप में वो यीबो के लिए करता था। पर ये तो सीन को याद ही नहीं था। उसे यही लगता था कि वो पहले से ही सीन का पर्सनल असिस्टेंट है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये एफएफ स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये एफएफ स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये एफएफ स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।